डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, और उसमें हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सिलेक्शन ऑपरेटर की। सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता है उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। अब हम आते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ये दोनों वो ऑपरेशन हैं जो कि यूनरी ऑपरेशन है, यानी एक सिंगल टेबल पे अप्लाई होते हैं, एक से ज़्यादा टेबल पे ये अप्लाई नहीं होते। उनको मैथमेटिक्स के तरीके से लिखने का तरीकाकार ये है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये है। मैं पेंट ओपन करके ज़रा, जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसका सिंबल जो है वो पाई वाला सिंबल है, ये वाला। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। तो पाई की तरह लिखें, ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके और यूं कर देते हैं, ये भी ठीक है। तो ये सारे सिंबल प्रोजेक्शन के हैं। प्रोजेक्शन इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर। द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज पाई, इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट्स रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन दी रिजल्टिंग रिलेशन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है। सिलेक्शन ऑपरेटर जो था वो आपने देखा था कॉलम और रो दोनों पे लग रहा था। अब ये लिमिट कर रहा है जी एट्रीब्यूट्स को। पहले जो हमने देखा था सिलेक्शन ऑपरेटर वो रोज़ हमारी जो है ना वो कम कर रहा था, हमने रोज़ के ऊपर कंडीशन लगाई थी। ये जो प्रोजेक्शन है ये कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल सिंटैक्स इज पाई इसकी, और नीचे एट्रीब्यूट का नेम और साथ रिलेशन। पहले भी ऐसे ही लिखा था हमने, सिंबल सर चेंज था, सिग्मा था, अब यहाँ पे सिग्मा नहीं है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, पाई आ गया, प्रोजेक्शन सिंबल आ गया। वेयर एट्रीब्यूट इज द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पे पहले हमने सिर्फ कंडीशन बताई थी, अब यहाँ पे हम कंडीशन नहीं बताएंगे एट्रीब्यूट की जगह, बल्कि हम यहाँ पे उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे, यानी कॉलम के नाम लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हों। मसलन assume the same relation to display the names and departments of the employees। अब देखें यहाँ पे जो फ़र्क आया वो क्या है कि पाई नेम कॉमा डिपार्टमेंट एम्प्लॉई। पहले यहाँ पे हम क्या करते थे कि एट्रीब्यूट के ऊपर कंडीशन लगाते थे कि हमें वो लोग डिपार्टमेंट बताओ जिनका डिपार्टमेंट CS है, वो लोग बताओ। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन लगाते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम, हमें नाम चाहिए, और डिपार्टमेंट। अगर हमें सिर्फ नाम चाहिए होता, हमें सिर्फ नेम चाहिए होता, तो हम क्या करते पाई नेम और ब्रैकेट में या डिपार्टमेंट ना लगाते और एम्प्लॉय लगा देते। तो उससे क्या हो जाता कि हमें सिर्फ इसमें नेम डिस्प्ले होते हैं। और आप चाहें तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि शो द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। नेम का मतलब है हमें कॉलम सिर्फ चाहिए जो नेम वाला कॉलम है, उन एम्प्लॉयज़ का वर्किंग इन द CS डिपार्टमेंट। तो अब देखें जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि हमें सिर्फ नेम चाहिए उन लोगों का जो कि CS डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा CS डिपार्टमेंट वाले लोग। तो उसके लिए पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ये वाली। वो किस तरह, वो इस तरह के पहले हमें कंडीशन पड़ेगी वो लोग जो CS डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि CS डिपार्टमेंट में लोगों को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लगानी पड़ती है कि वो लोग सिलेक्ट करें जो CS डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम डिपार्टमेंट और इक्वल सिंगल कोड CS और साथ में यहाँ लिख दिया जी EMP। तो हमें वो सारे कॉलम, यहाँ कॉलम के ऊपर कंडीशन नहीं लगी हुई, कॉलम सारे डिस्प्ले होंगे, लेकिन रो सिर्फ वो डिस्प्ले होगी जिसके यहाँ पे डिपार्टमेंट में आएगा CS, बस कॉलम सारे डिस्प्ले होंगे। इस कंडीशन से सिलेक्ट किया हमने कि सिर्फ डिपार्टमेंट पे कंडीशन लगाई है कि डिपार्टमेंट CS है, और इस टेबल में से हमें सारे का सारा टेबल दिखाओ, रोज़ कम कर दो, रोज़ कम करके CS वाली दिखा दो। लेकिन अब हमें कंडीशन क्या कही जा रही है कि हमें सेलेक्ट करो वो सारे लोग जो CS डिपार्टमेंट में हैं, और हमें सारा कॉलम ना दिखाओ, हमें सिर्फ नेम वाला कॉलम दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं नेम। अब क्या होगा कि वो सारे लोग सिलेक्ट होके आएंगे, तो वो मिसाल के तौर पर टेबल के कॉलम अगर 4 हैं तो 5 है, तो 5 के 5 कॉलम डिस्प्ले हो रहे होंगे जिसमें डिपार्टमेंट CS आ रहा होगा। ठीक है, अब जब ये प्रोजेक्शन वाला काम होगा तो क्या होगा कि बाकी सारे जो है ना वो कट जाएंगे, सिर्फ एक नेम वाला बच जाएगा, और वो हमें नेम वाला कॉलम दिखा दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनके नाम जो सिर्फ CS डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हमें बाकी
जो 5 कॉलम हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने टेबल के अंदर जो है वो इस तरह भी काम कर सकते हैं। अब इसमें देखें, शो नेम एंड रैंक ऑफ दोज एम्प्लॉयज़। जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तो उसमें फिर क्या होता है, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों लगती है। पहले नेम और रैंक चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम है, इसका मतलब हमें प्रोजेक्शन लगानी पड़ेगी। लेकिन उन एम्प्लॉय का जो कि CS डिपार्टमेंट में काम नहीं करते और लेक्चरर भी नहीं है, तो वही अगेन वही क्यूरी के पहले हमें वो लोग सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार क्या है जी, कि सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार क्या है, सिंबल लगाया और उसके बाद हमने वो लोग सिलेक्ट करने हैं जिनका डिपार्टमेंट जो रैंक लेक्चरर है या डिपार्टमेंट CS है। तो हम क्या लिखेंगे जी, रैंक इक्वल लेक्चरर और, तो और का सिंबल ये है, और डिपार्टमेंट जो है वो सिंगल कोड CS, ये यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। और मज़ीद हम इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे ऊपर की तरफ लिख देंगे EMP एम्प्लॉई। अब इसमें जो कंडीशन वो क्या है जी, कि नॉट की जो नहीं है, तो वो आखिर में हमने यहाँ लगा दी। अब इससे तो हमें वो लोग मिल जाएंगे जिनका रैंक लेक्चरर है या डिपार्टमेंट CS नहीं है, वो हमें मिल गए। अब अगेन इसमें वो कह रहा है कि हमें सिर्फ उनका रैंक और नेम बताओ। हो सकता है इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ऐसे 4-5 रोज़ आ जाएं जिनमें कॉलम ज़्यादा हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो कह रहा है रैंक और नेम वाला कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये नेम कामा रैंक, तो सिर्फ ये फर्स्ट 2 कॉलम आ जाएंगे, बाकी कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उनका रैंक और नेम पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर की मदद से हमने प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दोनों इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। अब आते हैं सेट ऑपरेशन पे। सेट ऑपरेशन जो है वो एक रिलेशन पे काम करते हैं, जो सेट यूनरी ऑपरेटर ये ऊपर हमने पढ़े हैं, प्रोजेक्शन और सिलेक्शन वो सिंगल पे काम करते हैं। सेट ऑपरेशन इनका अपोजिट है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, यानी ये सेट ऑपरेशन वो होंगे जो एक से ज़्यादा टेबल पे 2 पे काम करेंगे। और मशहूर तरीन जो है वो यूनियन है। यूनियन आसान है, यूनियन का मतलब क्या होता है, 2 टेबल्स को कंबाइन कर दें। वो कंबाइन करने का तरीक़ाकार क्या होगा, टेबल A और टेबल 2 इसको कंबाइन करेंगे। और वो किस तरह कि देखें 1A10 1A10 2B20 2B20 3C20, उसके बाद जो बाकी है 1 4 5, इसमें जो रिपीटिशन है वो नहीं आएगी। देखें 1A10 1A10 यहाँ पे भी आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है, इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, ये अहम बात है। यूनियन के अंदर रिपीटिशन नहीं आएगी, यूनियन ऑपरेटर में रिपीटिशन नहीं आएगी, ये चीज़ आप अपने ज़हन में रख दें। नो रिपीटिशन इन यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन के अंदर जो है वो रिपीटिशन नहीं आएगी। अगर रिपीटिशन आएगी तो फिर वो टेबल का हमारा वो, यानी यूनियन ऑपरेशन के अंदर ये रिपीटिशन नहीं आएगी। ये 1A10 2 दफ़ा आया, लेकिन हमने लिखा सिंगल टाइम है। तो अब देखें इसमें कितने कॉलम बच गए, कितने बन गए, 3 इसके हो गए, और ये रिपीट इसको निकाल दिए, 2 ये हो गए। तो 1 2 3 + 2 5 हमारे पास रोज़ बन गई इसकी। ये हमारे पास यूनियन ऑपरेटर। इस तरह डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये भी 2 पे काम करता है। इससे हमारे पास जो थर्ड टेबल आएगा वो क्या करेगा, A-B। तो A-B का मतलब है हमें वो टेबल बताएं, हमें वो एक ऐसा टेबल दिखाएं जिसके अंदर जो कॉलम है वो फर्स्ट टेबल के अंदर तो मौजूद है, सेकंड में नहीं है। मसलन किस तरह कि X Y Z, और यहाँ पे भी X Y Z है, 1A10 2BC, इस तरह इसके अंदर भी है। तो हमें वो रोज़, टपल का मतलब है वो रोज़ बताएं। अब 1 2 और 3 ये देखें, और इधर 1 4 और 5, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो A को पहले रखें, B को बाद में रखें। तो कौन सी चीज़ A में ऐसी है, A में ऐसी है जो B में नहीं है, A में ऐसी कौन सी चीज़ है जो B में नहीं है। A-B का मतलब ये है कि A के अंदर ऐसी कौन सी रोज़ हैं जो B में नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ 2 है और 3 है जो कि B में नहीं है।
तो a माइनस बी का रिजल्ट आ जाएगा 2 और 3, 2b 20 और 3c 30, ये आ गया रिजल्ट। अब b माइनस ए क्या होगा, ऐसी कौन सी रोज जो b में है वो a में नहीं है। b माइनस ए का मतलब है ऐसी कौन सी रोज जो b में है a में नहीं। अब देखें 1 8 10 इसमें भी है, लेकिन 4 और 5 ये b में है, 4d 40 और 5e 50 जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट 4d लिख देंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले टेबल में जो कॉलम जो रोज़ पहले टेबल में हो लेकिन दूसरे में ना हो वो लिखनी होती है। इस तरह इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, अब जैसे इंटरसेक्शन है तो देखें दो टेबल दिए हुए हैं 1 8 10 और 2b 20, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है तो ये एक सिंगल रो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। द प्रोडक्ट वर्क्स ऑन टू रिलेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बाकियों के मुकाबले में। इट कॉन्सेंट्रेट्स एवरी टपल इन वन रिलेशन विद एवरी टपल इन सेकंड रिलेशन, इट आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें, क्रॉस प्रोडक्ट कहें, बात एक ही है। द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन ए विद m टपल्स एंड रिलेशन b विद n टपल्स जो आएगा वो m क्रॉस n आएगा। अब इसकी मिसाल देते हैं, कैसे आएगा ये कि a और b जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका निशान जो बनता है वो ये बनता है, इसका जो सिंबल है वो ये बन रहा होता है कि टेबल ए, जिसका नाम टेबल वो ए भी हो सकता है, कोई और टेबल भी हो, यूज़र नेम हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है। यहाँ नाम टेबल का आएगा क्रॉस, यहाँ दूसरे टेबल का नाम आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो कैसे होगा कि 3 कॉलम इसके 3 कॉलम इसके, तो तादाद 6 हो गई। ठीक है, तादाद क्या हो गई, 6 हो गई। तो पहले आप 1 a 10 का 1 a 10 1 a 10 1 a 10, फिर 1 a 10 का 4d 20 1 a 10 4d 20, जो इसकी कॉलम है और जो इसकी कॉलम है वो टोटल मिला के 6 बन गए, तो यहाँ 6 कॉलम आ जाएंगे। रिपीट नहीं करने, ये चीज़ है मैं कि आपने नाम सेम नहीं रखने। एक्स वाई जेड अगर यहाँ पे आया तो एक्स वाई जेड यहाँ दोबारा नहीं आएगा, बल्कि x1 y1 z1 कर दें, x2 y2 z2 कर दें। अगर टीचर है या स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 टीचर 1, स्टूडेंट 2 टीचर 2, इस तरह कर देंगे। नेम जो है वो कभी भी सेम कॉलम के नहीं हो सकते। x यहाँ पे आया, x दोबारा नहीं आ सकता, x1 और x2 ये अलग चीज़ है। अब देखें 1 8 10 जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, पहला इसके साथ, यहाँ इसका सब के साथ, तो मैं इसकी यहाँ पे तो असल में क्या हो रहा होगा कि हम पेंसिल लेते हैं इसको, तो इसका जो है वो पहले इसके साथ, फिर इसका सेकंड के साथ, इसका ही थर्ड के साथ। तो देखें 1 8 10 का पहले के साथ, 1 8 10 का दूसरे के साथ, 1 8 10 का इसके साथ, ये फर्स्ट का हो गया। फिर अब दूसरे पे आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 2b 10 का पहले के साथ, फिर 2b 20 का दूसरे के साथ, फिर 2 का तीसरे के साथ। तो ये कितने हो गए, ये इसके m है और इसके जो है वो n है। यानी यहाँ पे बुक में बात हुई थी कि आपके पास टपल्स कितने हैं। हेलो, जोंग वाले पे, अच्छा एक मिनट, मेरे पास इंटरनेट नहीं काम कर रहा ना। नहीं है ना वो। तो मैं बता रहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें अब देखें तो 2 के साथ स्टार्ट हुआ है, तो 2 का फर्स्ट के साथ, सेकंड साथ, थर्ड के साथ, ये 2 आ गए। इस तरह 3 है तो 3 का फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो इस पहले टेबल की रोज़ कितनी है, 3, दूसरे टेबल की रोज़ कितनी है, 3,
तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 3 × 3, इसका रिजल्ट आ जाएगा 9। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो कितने टेबल आएंगे, वो 9 रोज़ होंगे। ऐसे टेबल जिसकी रोज़ कितनी है 9 और कॉलम कितने हैं, पहले टेबल के कॉलम 3 प्लस दूसरे कॉलम के टेबल 3, ये हो गया जी 6। तो टेबल कितने हो गए 6, कॉलम कितने हो गए रिजल्टेंट टेबल के 6 और रोज़ कितनी हो गई 9। तो ये 6/9 हो गया। ये हमारे पास आ गई जी प्रोडक्ट। इसके बाद आते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या करती है कि डिवीजन ऑपरेटर जो है वो डिवीजन ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, रिजल्ट इन कॉलम्स वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रो इन अनदर टेबल। मिसाल के तौर पर अब आप ए डिवीजन बाय बी करें तो उससे क्या होगा कि दूसरा टेबल जो है वो ये वाला है, एक टेबल है एक्स वाई, दूसरा है जी एक्स, एक है के एक्स वाई, दूसरा है जी एक्स वाई। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो कौन सा आएगा कि इसमें दी डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट इन कॉलम्स, ऐसे कॉलम आएंगे हमारे पास। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, के कॉलम आएगा। क्योंकि जब आप इसकी, मैं एक मिनट प्रिंट स्क्रीन कर लूँ, एडिट करते हैं इसे 3D पेंट के साथ। तो जब हम इसको एडिट करेंगे तो ये क्या रहेगी, अब हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जी ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। जब ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो ए और बी के अंदर जो कॉलम कॉमन है, मसलन एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई और एक्स वाई इधर भी है, ये हट के ए के अंदर ऐसा कॉलम जो बी में ना हो, ए के अंदर ऐसा कॉलम जो बी के अंदर ना हो, द रिजल्टिंग कॉलम्स वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर नो अदर मैचिंग कॉलम्स। तो यही कॉलम के ऐसा है जो कि ना, जो बी में नहीं है, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो बी के अंदर एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन बी के अंदर के वाला कॉलम नहीं है, तो ये कॉलम आ जाएगा रिजल्ट में बस। तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हम रिपीटिंग वैल्यूज, जिस तरह यहाँ 10 3 दफ़ा आया तो हम 3 दफ़ा लिखें, यहाँ 10 है और 30 है, ठीक है। और 10 और 30 क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 1101 ए है, बी है और सी है। इसमें 1101 है, 1201 है, 1301 है। तो 1101 के साथ आ रहा है 10, 1201 के साथ आ रहा है 10, 1301 के साथ आ रहा है 10, इस तरह फिर 1200 इसमें हम मज़ीद जो देख रहे थे वो ये एग्ज़ाम्पल, ये वैसे थोड़ा सा इस सब में जो मुश्किल है वो डिवीज़न ऑपरेटर है, और वो इस तरह मुश्किल है कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं प्रिंट स्क्रीन लेके इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसको एडिट करें तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। हम इसको सिर्फ एडिट करते हैं, एडिट विद पेंट 3D। उसमें देखेंगे हम कि डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है। डिवीजन ऑपरेटर आपको बताएगा कि जब आप देखेंगे इसमें एक्स और वाई तो दोनों में, एक्स और वाई इसमें भी हैं और इसमें भी, एक ऐसा कॉलम, यानी अब देखना ये है कि एक्स की वैल्यू 1101 ए, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ भी प्रेजेंट है। फिर 1201 बी ये यहाँ पे प्रेजेंट है, 1301 सी ये यहाँ पे प्रेजेंट है। 10 के लिए कॉलम वो देखना है जो पहले का कॉलम, ए का कॉलम, ये जो पहला कॉलम जो बी में प्रेजेंट नहीं है उसको देखना है। तो 10 के लिए यहाँ पे 1101 ए भी है, 10 के लिए 1201 बी भी है, 10 के लिए 1301 सी भी है, यानी ये तीनों वैल्यूज़ 10 के लिए यहाँ भी मौजूद हैं। और 10 वो कॉलम है जो ए में मौजूद है, बी में नहीं है, देखना वो है।
कि ए माइनस बी वाला हिसाब करना है, वो कॉलम जो ए का बी में ना हो उसके हिसाब से देखना है। तो उसके हिसाब से 10 की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1101 ए दूसरे में भी है, 10 के हिसाब से 1201 बी दूसरे में भी है, 10 के हिसाब से 1301 सी दूसरे में भी है। तो 10 हमारे पास आ गया। अब दोबारा फिर आए बी को देखें, 20 को देखें। 20 1201 बी, 20 के लिए 1201 बी है, लेकिन 20 के लिए 1201 बी तो है लेकिन 1101 ए नहीं है और 1301 सी नहीं है, बाकी दो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जो 1201 20 में मौजूद है लेकिन रिमेनिंग टू यहाँ 20 के हिसाब से नहीं है, जिस तरह 10 के हिसाब से थे कि 10 के हिसाब से यहाँ तीनों वैल्यूज़, जो तीनों वैल्यूज़ बी में मौजूद हैं, तीनों वैल्यूज़ वो यहाँ 10 के हिसाब से थी। 20 के अंदर यहाँ बी में पड़ी तीनों वैल्यूज़ यहाँ 20 के हिसाब से एक है, दो नहीं है। इस तरह 30 के हिसाब से देखें तो यहाँ 1101 है, जो वैल्यूज़ बी में पड़ी हुई हैं तीनों 1101 है वो यहाँ भी है, 30 के हिसाब से 1201 बी यहाँ पे भी है, या उधर से भी देखें तो 1201 बी वो 30 के हिसाब से भी है, 1301 सी वो 30 के हिसाब से भी है। दोबारा फिर समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है, देखना ये है कि वो कॉलम जो ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं, उसके हिसाब से देखना है। और क्या चीज़ देखनी है, देखना क्या है कि जो बी के अंदर रोज़ पड़ी हुई हैं वो 10 के हिसाब से मौजूद होनी चाहिए। बी में जो रो पड़ी है वो 1101 ए वो 10 में मौजूद है। इस तरह 1201 बी 10 के अंदर ये भी है, फिर 10 के अंदर 1301 सी वो इधर भी है, दोनों में है, दोनों में मौजूद है। 30 के अंदर देखें तो जो रोज़ यहाँ पे दी हुई हैं वो सारी की सारी बी में भी हैं, लेकिन 20 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक रो ऐसी है जो यहाँ दी हुई है और इधर मौजूद है, लेकिन 20 के हिसाब से बाकी दो रोज़ जो बी में दी हुई हैं वो ए में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 को शामिल करें, 30 को शामिल करें, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो बाकी कॉलम्स की वैल्यू है वो बी में भी है, ठीक है। लेकिन 20 के हिसाब से जो वैल्यू मौजूद है वो बी में सिर्फ एक है रो, बाकी दो रोज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 20 को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 10 और 30 को शामिल करेंगे। ये हमारा कहलाता है ये डिवीजन ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और इसको अगर आपने मज़ीद समझना है, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा दूं, लेकिन आपने मज़ीद डिटेल देखनी है तो ये एक बड़ी अच्छा लेक्चर है। ये आप देख लें, ये वीडियो ये दी हुई है यूट्यूब पे। इसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ आसानी के लिए। यहाँ पे ये आप वीडियो चाहें तो ये वीडियो देख भी सकते हैं। ये वीडियो 6 मिनट्स की टोटल वीडियो है, 6 मिनट की, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर आपको मेरा जो बताया हुआ है इसमें अगर कोई समझने में मुश्किल है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर एंड होता है, इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।